आज हम लोग इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है कि जो थिन फिल्म हम जब कहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक सोप वाटर की एक थिन फिल्म हो, या हो सकता है एक थिन ग्लास स्लैब हो, और उसकी वजह से कैसे इंटरफेरेंस होता है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हेडिंग हम लोग देंगे इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म्स। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि अगर हम एक ग्लास स्लैब कंसीडर करते हैं, तो मान लो कि ये एक ग्लास स्लैब है या एक कोई भी थिन फिल्म है, और इससे लाइट वेव जो है इसके अंदर एंटर करती है। तो मान लो कि यहाँ पे एक सोर्स है और इससे एक लाइट वेव आती है और रिफ्लेक्ट होके वापस लौट जाती है। ठीक है, क्योंकि मीडियम बदला है तो रिफ्लेक्शन होगा वहां पे। और एक दूसरा सोर्स है जिससे लाइट वेव आई, लेकिन इसका रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये रिफ्रैक्ट होके पूरी अंदर चली गई और यहां से उसका रिफ्लेक्शन हुआ और ये वेव रिफ्लेक्ट होके वापस लौट रही थी। तो आप इन दोनों को S1 S2 दो सोर्सेस हम मान लेते हैं, दोनों कोहेरेंट हैं और दोनों से वेव निकली है। एक का रिफ्लेक्शन ऊपर से हुआ है और दूसरे का रिफ्लेक्शन नीचे से हुआ है। अब ये दोनों वेव को हमें इंटरफियर करवाना है, तो हम एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर सकते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस का यूज करने के बाद ये दोनों रेज यहाँ पर आके मिलती है, और यहाँ पे आके मिलेंगी तो उस पॉइंट पर इंटरफियरेंस हो रहा है वेव का, तो वहां पे इंटरफियरेंस किस टाइप का होगा, अकॉर्डिंगली वहां की इंटेंसिटी हमको मिलती है। तो ये जो साइड है ये रिफ्लेक्टेड साइड कही जाएगी। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन होके लाइट वेव वापस लौट चुकी है। इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस टी के बराबर है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू के बराबर। ठीक है, तो अब आता है कि इन दोनों वेव के बीच में पाथ का डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना है। अगर आप इतने पार्ट को हटा दो तो आपको दिखेगा कि जितना ये पाथ है उतना ये पाथ है, तो ये पाथ और ये पाथ इक्वल है, तो अभी कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। तो जो भी पार्ट डिफरेंस आया है वो उस वेव के इस मीडियम में ट्रेवल करने की वजह से आया है। तो वेव यहां पर ये वाली जो सोर्स से वेव निकली है, ये टी इधर गई है फिर टी लौटी है, तो 2t का एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। तो पार्ट डिफरेंस आप 2t कह सकते हो, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो 2t का पार्ट डिफरेंस है, ये 2t का जो पार्ट ट्रेवल किया है ये म्यू के मीडियम में ट्रेवल किया है। हम सबको एयर में लेके आते हैं और एयर के अकॉर्डिंगली हम सारी इक्वेशंस लिखते हैं। तो t जाना और t आना तो 2t तो हो गया, लेकिन अगर हम इसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमको t किसी मीडियम में दिखता है, एयर में आके वो म्यू टी हो जाता है। तो उसी तरीके से जो 2t हमको इस मीडियम में दिख रहा है, एयर में आके वो म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू इंटू 2t हो जाएगा। तो इनके वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा ये हो जाएगा म्यू इंटू 2t के बराबर। ठीक है, अब यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ है इस सरफेस से, यहां रिफ्लेक्शन हुआ है इस सरफेस से। रिफ्लेक्शन अगर डेंसर मीडियम से होता है, ये वेव में आपको बताया गया है, रिफ्लेक्शन अगर डेंसर मीडियम से होता है तो फेस का डिफरेंस पाई का क्रिएट हो जाता है, और रिफ्लेक्शन अगर रेयरर मीडियम से होता है तो कोई फेस डिफरेंस नहीं बनता है। कहने का ये मतलब रहा कि ये एयर है और ये ग्लास है, तो एयर के अकॉर्डिंग ग्लास ज्यादा डेंसर है, तो वेव एयर से आ रही थी और नीचे ग्लास था, तो ग्लास ने रिफ्लेक्शन किया है, तो ये रिफ्लेक्शन एक डेंसर मीडियम से हुआ है, तो फेस डिफरेंस पाई का क्रिएट हो गया। अब ये वाली वेव ग्लास में ट्रेवल कर रही है लेकिन बाहर एयर है, तो ग्लास डेंसर है और बाहर एयर है, मतलब इस रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे कि जो बाहर का मीडियम है एयर, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन हुआ है। तो वेव ऑलरेडी डेंसर में ट्रेवल कर रही थी और बाहर एयर थी, मतलब रेयरर थी, तो ये रिफ्लेक्शन एक रेयरर मीडियम से कहा जाएगा, और रेयरर मीडियम में कोई भी फेस का डिफरेंस नहीं बनता है, तो फेस का डिफरेंस यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो एक वेव के पास फेस का डिफरेंस पाई आ गया है, एक वेव का फेस का डिफरेंस 0 आया है। ऐसा मैंने लॉयड्स मिरर में भी बताया था
कि अगर किसी भी एक वेव के पास पाई का फेज डिफरेंस बन जाता है तो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन बदल जाती है। तो ये जो पार्ट डिफरेंस आया है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू 2t, अगर हमें इसमें मैक्सिमा की कंडीशन निकालनी होगी तो मैक्सिमा की कंडीशन में हम लिखेंगे कि जो इसको हम लोग 2 म्यू टी अगर लिखते हैं तो मैक्सिमा की कंडीशन अब हो जाएगी 2n-1/2 लैम्डा, क्योंकि जब भी एक रिफ्लेक्शन में फेज डिफरेंस एक वेव के पास आया है तो मैक्सिमा मिनिमा आपस में बदल जाते हैं। और मिनिमा की कंडीशन निकालने के लिए जो मैक्सिमा होता था अब वो मिनिमा बन जाएगा और n लैम्डा लिखेंगे तो यहाँ पे मिनिमा की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, n की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो डिफरेंट मैक्सिमास की कंडीशंस आएंगी और n की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पुट करते जाएंगे तो डिफरेंट मिनिमा की कंडीशन आएगी, सॉरी हाँ मिनिमा की कंडीशन आएगी। n को 0 पुट करने से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि n को 0 पुट कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू में कोई ना कोई 0 होना चाहिए, ना तो थिकनेस 0 है ना म्यू 0 है, तो 0 हम लोग अवॉइड करेंगे और 0 के अलावा और बाकी जितनी वैल्यूज हैं 1 2 ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड साइड में दोनों वेव का इंटरफेरेंस और मैक्सिमम मिनिमा की क्या कंडीशन है वो मैंने आपको बताई। आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखेगा कि द रिफ्लेक्टेड साइड इज ब्राइटर, तो जब भी ब्राइट लिख रहा है मतलब वो मैक्सिमा है, और रिफ्लेक्टेड साइड इज डार्कर तो डार्क लिख रहा है तो मिनिमा है। ठीक है, तो ब्राइट का मतलब मैक्सिमा होता है, डार्क का मतलब मिनिमा होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि ब्राइट लिखा है तो हमको इसको यूज करना है और डार्क लिखा है तो हमें इसको यूज करना है। ठीक है, इसी में एक दूसरी कंडीशन आती है, जैसे हमने रिफ्लेक्टेड साइड के लिए पढ़ा है इसको, वैसे ही हम लोग अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्टेड साइड के लिए। रिफ्रैक्टेड साइड में हमें वेव का वो हिस्सा देखना है जो दूसरी तरफ जाता है। ठीक है, तो इस डायग्राम में अब हम लोग अगेन ग्लास स्लैब बना रहे हैं और यहां पे एक सोर्स है S1 का जिससे वेव गई, रिफ्रैक्शन हो गया तो आगे चली गई, फिर रिफ्रैक्शन हुआ तो फिर आगे चली गई और ये वेव ऐसे जा रही है। यहां पे एक S2 का सोर्स है, S2 के सोर्स से लाइट गई, फिर ये लाइट आगे गई, लेकिन यहां से रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट यहां चली गई, फिर ये रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर लाइट वापस आई और फिर ये इसी मीडियम में लौट गई और अब हमने यहां पे किसी कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया तो ये दोनों जाकर यहां पे मिलेंगी और यहां पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी हमको मिलती है। ठीक है, तो अब आती है अगेन कि पार्ट डिफरेंस कितना है, T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है। तो आप अगर देखें तो ये जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है इसमें एक्स्ट्रा पाथ कौन सा ट्रेवल किया गया है। अगर मैंने इतना पार्ट छुपा दिया तो आप देख सकते हैं कि ये लेंथ और ये पूरी लेंथ सेम है, मतलब ये जो जाना और आना है यही एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया गया है। तो T जाना और T आना मतलब 2T का एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया गया है, लेकिन म्यू के मीडियम में ट्रेवल किया गया। इसको एयर में लेके आएंगे तो म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी जो दोनों वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस है ये म्यू टाइम्स 2T के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब मैक्सिमा की कंडीशन और मिनिमा की कंडीशन हमें लिखनी है। दोनों कंडीशंस हम लिखेंगे, पहले देखेंगे कि क्या कहीं पे कोई फेज का डिफरेंस आया है। ये वेव का कहीं कोई रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं है तो कोई फेज का चेंज नहीं आएगा। ये वेव यहां पे चली गई, रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट्स को हमको खाली कंसीडर करना है, तो रिफ्लेक्शन यहां से हुआ, लेकिन वेव ऑलरेडी ग्लास में मतलब डेंसर में ट्रेवल कर रही थी और बाहर रेयर मीडियम था, तो यहां पे रेयर मीडियम से फेज का डिफरेंस कोई भी क्रिएट नहीं होता है, तो फेज का डिफरेंस 0 है। फिर ये वेव इधर गई, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, अगेन ये वेव अभी भी ग्लास में ही ट्रेवल कर रही है और ग्लास मतलब डेंसर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम है, तो यहां पर भी रिफ्लेक्शन एक रेयर मीडियम से हुआ है। रेयर का मतलब जो दूसरा मीडियम है, तो वेव जा रही है डेंसर में, बाहर रेयर है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम से हुआ है तो फेज का डिफरेंस नहीं हुआ है। फिर ये वेव सीधी चली गई, तो यहां पर दोनों जगहों पर कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं बना है। इसका मतलब जो मैक्सिमा की कंडीशन होती है 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये मैक्सिमा की कंडीशन रहेगी जैसी है, क्योंकि यहां पे कोई भी फेज डिफरेंस नहीं बना है। और वैसे मिनिमा की कंडीशन हम लिखेंगे 2 म्यू टी
इज इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा, क्योंकि यहां पर भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। तो यहां पे मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन सेम रहेंगी, बस यहां पे मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन इस केस में बदल जाती है। तो रिफ्रैक्टेड साइड की बात करता है तो ये कंडीशन है, और रिफ्लेक्टेड साइड की बात करता है पाथ डिफरेंस वही है, बट मैक्सिमम मिनिमम वहां पे एक दूसरे से बदल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एक। A glass plate of mu is equal to 1.5 and thickness 500 nanometer is incident by normal rays। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर रेज उसमें आ रही है। The wavelength in the visible region, विजिबल रीजन मतलब 400 से लेकर 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ, which is strongly reflected will be। मतलब आपसे कहता है कि रिफ्लेक्टेड की बात किया है तो रिफ्लेक्टेड कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड साइड वाला हमें यूज करना है रिलेशन। स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड अगर कहता है तो स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है मैक्सिमा, स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है मैक्सिमा। अगर वीकली रिफ्लेक्टेड कहता है तो मिनिमा होता है, स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड कहता है तो मैक्सिमा है। म्यू हमको 1.5 दिया हुआ है, थिकनेस 500 नैनोमीटर दी है, मतलब म्यू हो गया है 1.5, थिकनेस है 500 नैनोमीटर, और हमें मैक्सिमा की कंडीशन का यूज करना है रिफ्लेक्टेड साइड में। तो हमने अभी सीखा था कि मैक्सिमा की कंडीशन होती है 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड साइड में ये मैक्सिमा की कंडीशंस आती थी। ठीक है, अब हम लिखेंगे 2 म्यू टी इज इक्वल टू इतना। अब हमें ये लैम्डा निकालना है। ये पूछा है कि ऐसी कौन सा लैम्डा है जो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बहुत सारे लैम्डा हो सकते हैं, लेकिन वो लैम्डा इस रेंज में होना चाहिए। तो इस रेंज में वो कौन सा लैम्डा है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मतलब हमें लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये हो जाएगा 4 म्यू टी अपॉन 2n माइनस 1। अब n की हम अलग अलग वैल्यूज को पुट करके लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे, और वो लैम्डा जो इस रेंज में होगा वही हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग n को, अच्छा ये 2 म्यू टू की वैल्यू अगर हम पुट करते 4 म्यू टू की, तो 4 म्यू है 1.5, थिकनेस है 500 अपॉन 2n माइनस 1, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 6 530, तो ये हो जाएगा 3000 अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है, 6530, ठीक है, ये हो गया। अब हमें n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है, लेकिन लैम्डा की वैल्यू इस रेंज में कहीं ना कहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सी लैम्डा की वैल्यू होगी ये बतानी। तो अगर हम n को 1 पुट करते हैं, n को 1 पुट करते हैं तो ये लैम्डा होगा 3000, जो ऑब्वियसली इस रेंज में नहीं है। n को 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, तो लैम्डा आ जाएगा 1000, ये भी इस रेंज में नहीं है। n को 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5, 5 को से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा 600, जो कि इस रेंज में है, ये हो सकता है। n को 4 पुट करते हैं, 4 पुट करने से 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7, 7 को से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 4 28 20, 7 2 14 60, 7 8 56, 4 7 5 35, 428.5, ये भी लैम्डा इसी रेंज में आ रहा है, तो ये भी लैम्डा हो जाएगा। जैसे ही लेकिन आप n को 5 पुट करते हैं तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, और जब 30,000 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 27, और 30 333.33, ये लैम्डा अगेन उस रेंज में नहीं है। तो यहाँ पे जो लैम्डा उस रेंज में आ सकता है ये है 600 नैनोमीटर और 428 नैनोमीटर, जो इस रेंज में पूछा गया है, तो 2 लैम्डा पॉसिबल होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं।
light of wavelength 560 nanometer falls normally on the glass slab of mu is equal to 1.4. Find the minimum thickness of the glass slab for which wave is weakly ट्रांसमिटेड मतलब आप कह सकते हो रिफ्रैक्टेड साइड की बात कर रहा है, और रिफ्रैक्टेड साइड में वीकली है मतलब मिनिमा होना चाहिए, क्योंकि मिनिमा ही वीकली ट्रांसमिटेड होगा। ठीक है, मिनिमा का मतलब वीकली। अब हमको यहां पर रिफ्रैक्टेड साइड में लिखा है तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा मिनिमम। रिफ्रैक्टेड साइड में, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं है, रिफ्रैक्टेड साइड में मिनिमा का क्या फॉर्मूला है, 2n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा। ये रिफ्रैक्टेड साइड का रिलेशन है। तो हमसे पूछता है कि t की मिनिमम वैल्यू बताओ, ये t मिनिमम कितना हो जिससे वीकली ट्रांसमिट कर ले। तो अगर t मिनिमम होगा तो यहाँ पे n भी मिनिमम होगा, और n मिनिमम कितना हो सकता है 1। तो हम कहेंगे जब n की वैल्यू 1 होगी तो जो भी t आएगा उसमें t मिनिमम हो जाएगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, t की वैल्यू हो जाएगी 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा अपॉन, ये इधर आ जाएगा तो 4 म्यू, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पुट करें 1, लैम्डा हमको दिया है 560 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में है ये, 4 टाइम्स ऑफ म्यू कितना है 1.4, तो हो जाएगा 560, 1.4 इंटू 4 इज 5.6, 5.6 में पॉइंट हटा देंगे तो 5600, ये आ जाएगा 100 नैनोमीटर। तो जो थिकनेस होनी चाहिए मिनिमम वो 100 नैनोमीटर की अगर हो जाएगी तो उस केस में वो वीकली रिफ्लेक्टेड होगा। मिनिमम पूछा है इसलिए n को 1 पुट किया है। अगर पूछता कि कौन कौन सी थिकनेस हो सकती हैं तो n को 2 पुट करते तो एक दूसरी थिकनेस आती, n को 3 पुट करते तो तीसरी, ऐसी कई सारी थिकनेस हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम थिकनेस पूछा गया इसलिए हमने n को यहाँ पे 1 पुट किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन IIT JEE में आया था और उसमें अब डायग्राम को दिया गया था जिसमें ये दो रेज आ रही हैं, ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद पी में पहुंची है और डायरेक्टली पी में पहुंची है। ये कहा गया है कि सीपी जो है एक वेव फ्रंट है, सीपी रिप्रेजेंट्स वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हमेशा जो लाइट ट्रेवल करती है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो वेव फ्रंट दिख रहा है आपको ये इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कहता है कि एक रे यहां से जाकर पी में पहुंची और एक रे बी से जाकर पी में पहुंची, तो अगर पॉइंट पी पर इसके और इसके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो थीटा के एंगल की क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन हमको पूछी गई। ठीक है, तो ये पूरा एंगल ऑब्वियसली 2 थीटा का हो जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमको d का दिया हुआ है। हमें बेसिकली हर क्वेश्चन में चाहे कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो पाथ का डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। पाथ का डिफरेंस कैलकुलेट होने के बाद ही हम आगे मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। अब पाथ का डिफरेंस कितना है, तो आप अगर A से लेकर C तक का डिस्टेंस देखें और B से लेकर P तक का डिस्टेंस देखें तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है। एक्स्ट्रा कौन सी है, ये जाना और ये आना, ये एक्स्ट्रा दूरी है जो उसने ट्रेवल करी है और यही एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना होगा। इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए अगर ये D है, ये एंगल 2 थीटा का है या ये आधा एंगल थीटा का है तो इस आधे एंगल को भी आप थीटा कह सकते हो। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस d है, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको अगर इसका बेस पता है और हाइपोटेनियस पूछा जाए तो ये हाइपोटेनियस आएगा d बाई कॉस थीटा। ये हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई d बाई कॉस थीटा। तो ये दूरी निकल गई। अब हमको ये दूरी चाहिए। अब ये दूरी कैसे चाहिए, तो अगर हमको इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये पता है और ये पूछा जा रहा है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है, ये एंगल 2 थीटा का है तो ये इसका बेस है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस पता और बेस पूछा जाएगा तो बेस हो जाएगा हाइपोटेनियस d बाई कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल 2 थीटा का है। ठीक है, जैसे ये L होता, ये 2 थीटा होता तो ये L cos 2 थीटा आता,
लेकिन ये L जो है हमने पहले ही निकाला हुआ है d बाई कॉस थीटा, तो हमने उस एंगल की वैल्यू मिल गई। अब आता है कि टोटल पाथ का डिफरेंस कितना है, तो टोटल पाथ का डिफरेंस ये प्लस ये जोड़ के आएगा, तो d cos 2 थीटा बाई कॉस थीटा माइनस d बाई कॉस थीटा, ये इनके बीच का पाथ डिफरेंस। ठीक है, प्लस, आई एम सॉरी, प्लस, क्योंकि ये और ये दोनों जोड़ेंगे तभी इसके और इस पूरे के बीच में पाथ डिफरेंस आएगा। तो इस वाली वेव ने ये एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, तो ये पाथ का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगेन यहां पे जो रिफ्लेक्शन हुआ है ये मिरर से हुआ है। मिरर हमने सीखा था लॉयड्स मिरर में कि रिफ्लेक्शन अगर मिरर से होता है तो फेस का चेंज पाई का क्रिएट हो जाता है, और फेस का चेंज पाई का क्रिएट होने से मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस बदल जाती हैं। तो अगर हमसे बोला जाता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो मैक्सिमा है, लेकिन मैक्सिमा की कंडीशन हम लोग लिखेंगे 2n-1/2 लैम्डा, क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्शन होने के कारण फेस का चेंज क्रिएट हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो आप यहाँ पे d बाई कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हो, ऊपर बचेगा cos 2 थीटा प्लस 1, राइट हैंड साइड में वैसे ही रहेगा। 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा d बाई कॉस थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेम वैल्यू, एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 2d cos थीटा इज इक्वल टू 2n-1/2 लैम्डा। हमको cos थीटा पे कंडीशन पूछी गई थी, तो cos थीटा की वैल्यू हमको यहां से लिखी जा सकती है, cos थीटा इज इक्वल टू 2n-1/2 लैम्डा, तो वैसे ही था, बाकी cos थीटा को छोड़ के 2d और नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 4d। तो cos थीटा की वैल्यू n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करने के बाद जो भी cos थीटा की वैल्यूज आती हैं वो अलग अलग cos थीटा की वैल्यूज को बता रहे होंगे। ठीक है, अब हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे बोल देता कि n को 1 पुट कर दो, तो n को 1 पुट करने पे जो cos थीटा की वैल्यू होती है वो आंसर हो जाएगा, n को 2 पुट करने पे जो होगा वो आंसर हो जाएगा। मतलब n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करी जा सकती हैं, अकॉर्डिंगली cos थीटा की डिफरेंट वैल्यूज हमको मिलती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि S1 S2 दो स्लिट्स हैं, ये ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। S1 से एक वेव पहुंची पॉइंट P पर, ये वाटर की सरफेस है, और S2 से एक वेव पहुंची पॉइंट P पर। पॉइंट P जो है ये S1 S2 का मिड पॉइंट है, ये दूरी भी D है, ये दूरी भी D है। जनरली हम लोग D लेते थे पूरा YDSC में, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि ये D है और ये D है, मतलब टोटल दूरी 2D की है। दोनों वेव पॉइंट P पे पहुंचती हैं, और अगर तुम इस पॉइंट से x की दूरी पर जाते हो तो इस पॉइंट पे मैक्सिमा बनता है, और मैक्सिमा जहां बनता है उसमें x की वैल्यू इस रिलेशन से बताई गई है। तो x की हम m क्या है, या इंटीजर है, p अननोन है, m इंटीजर है, और d आपको दिया है ये। तो अगर m इंटीजर है तो m की आप अलग अलग वैल्यूज को पुट करते जाओगे तो x की अलग अलग वैल्यूज आती जाएंगी, और वो x बता रहा होगा कि कितनी दूरी पर कौन सा मैक्सिमा बन रहा है। तो अलग अलग मैक्सिमा बन रहे होंगे, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, और वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैक्सिमा की पोजीशन मिलती जाएगी। तो यहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं है, YDSC नहीं है कि हम ऊपर जा रहे हैं, हम इसी वाटर की सरफेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं और डिफरेंट मैक्सिमा की पोजीशन मिल रही है जो कि x की दूरी पे। पूछता है P क्या है। ठीक है, अगेन इस पूरे चैप्टर में आपको हमेशा पार्ट डिफरेंस निकालने की जरूरत पड़ती है, और वो पार्ट डिफरेंस के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा की क्या कंडीशंस आएंगी। तो अगर हम पार्ट डिफरेंस निकालना चाहते हैं, ये x है और ये d है, तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं √x² प्लस d²। ठीक है, और ये x है, ये d है, तो ये डिस्टेंस को लिख सकते हैं √x² प्लस d²। तो देखने में ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, बट अगेन आपको मैंने बताया था कि कोई वेव एयर में चल रही है, कोई वेव दूसरे मीडियम में चल रही है, तो देखने में भले ही वो दोनों बराबर होंगे, लेकिन कंपेयर करते समय जो वेव इस मीडियम पे चल रही है वाटर की, उसको एयर में लाना पड़ेगा, और अगर ये दूरी t होती तो एयर में आके μt हो जाती, और फिर हम उसके बीच का पार्ट डिफरेंस निकालते। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? पार्ट डिफरेंस हम लोग जब लिखेंगे तो लिखेंगे ये डिस्टेंस √x² प्लस d² का दिख रहा है, लेकिन म्यू के मीडियम में है, तो एयर में आके ये पाथ का डिफरेंस हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ x² प्लस d² का √। ठीक है, तो जो भी डिस्टेंस दिख रहा है वो एयर में आकर म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वेव तो एयर में ऑलरेडी थी, तो इसमें हम सीधे सीधे
रूट ओवर एक्स स्क्वायर पर डी स्क्वायर जो दिखता है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे अगर ये डिस्टेंस t है और ये t है तो ये t म्यू t बन जाता, तो ये म्यू t माइनस t ये पाथ का डिफरेंस होता, तो म्यू t माइनस t पाथ का डिफरेंस हो गया। ठीक है, पाथ डिफरेंस हम लिखते समय म्यू को कॉमन ले लेते हैं, मतलब इसको कॉमन ले लेते हैं, बचता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का टर्म मिल जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का टर्म कितना आ जाएगा, रूट ओवर पी स्क्वायर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू पी एम लैम्डा, ये पाथ का डिफरेंस हो गया। ठीक है, मैक्सिमा बनना है तो आपको पता है कि पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा की कंडीशन यूज करी जाएगी, क्योंकि यहां पे कहीं भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर हम पाथ डिफरेंस को लिखते हैं एन लैम्डा, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा एन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 पी एम लैम्डा। एन भी एक इंटीजर है, पी भी सॉरी एम भी एक इंटीजर है, ये दोनों ही इंटीजर हैं, तो अलग अलग इंटीजर n को हम 1 पुट करेंगे तो m को भी 1 पुट कर सकते हैं, n को 2 पुट करेंगे m को भी 2 पुट कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें डिफरेंट इंटीजर की वैल्यूज मिलती जाएंगी, और ये n को और m को आप आपस में कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल करने के बाद लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी म्यू माइनस 1 इंटू पी इंटू लैम्डा। निकालना है p, ये लैम्डा भी कैंसिल हो चुका है, सॉरी, तो यहां पे बचेगा 1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू पी, तो p की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1, तो p 4/3 माइनस 1, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे बचेगा 1, तो p की वैल्यू 3 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस निकाला, पार्ट डिफरेंस को n लैम्डा लिखा, n भी इंटीजर है और यहाँ का m भी इंटीजर है, तो आपस में कैंसिल किया, लैम्डा को भी कैंसिल किया, बचेगा 1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू पी, म्यू हमको दिया है 4/3, यहां से हमने p की वैल्यू 3 फाइंड आउट करी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, जेई का ही है ये भी। यहाँ पे दो ग्लास प्लेट्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, एक लाइट आती है इंटेंसिटी आई की। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहता है कि वेव ऑफ इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्लेट 1, ईच प्लेट रिफ्लेक्ट्स 25% ऑफ द लाइट, मतलब जितनी भी इंटेंसिटी या एनर्जी वहां पर आएगी उसका 25% रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बाकी परसेंटेज ट्रांसमिट हो जाएगा या रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफियरेंस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द टू बीम्स ऑब्टेन्ड आफ्टर वन रिफ्लेक्शन एट ईच प्लेट। मतलब ये कहने का है कि यहां पर जब लाइट पहुंचेगी तो इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, 25%, और बाकी पोर्शन रिफ्रैक्शन करके ट्रांसमिट होकर इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 25% रिफ्लेक्शन हुआ है, तो इंटेंसिटी आई की थी, तो आई का 25% आई बाई 4 हो जाएगा, और रिमेनिंग पोर्शन ट्रांसमिट हो गया है, तो ये 3i/4 हो गया। ठीक, जब यहां पे लाइट पहुंचेगी तो अगेन इसका भी रिफ्लेक्शन होगा और इसका भी रिफ्रैक्शन होगा, दोनों चीजें यहां पे होंगी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जो भी लाइट आई थी उसका 25% रिफ्लेक्ट होना है, 25% मतलब 1/4 रिफ्लेक्ट होना है, तो ये इंटेंसिटी 3i/16 की हो जाएगी, बाकी वो पोर्शन एनर्जी लेके चला जाएगा। वो कितना लेता है हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको इस साइड पर रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरफेरेंस करवाना है। ठीक है, अगेन यहां पे जब वेव पहुंचेगी तो यहां पर भी उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट होकर यहां चला जाएगा, और अगेन हमको पता है कि 3i/16 अगर रिफ्लेक्ट हुआ है तो उसका 25% रिफ्लेक्ट होने वाला है, 25% का मतलब इसका 1/4, तो 3i/64 रिफ्लेक्ट होगा, और बाकी 75% इधर चला जाएगा, तो 75% इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9i/64, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर एक रिफ्लेक्शन इससे कंसीडर हो गया और एक रिफ्लेक्शन इससे कंसीडर हो गया। ये दोनों वेव अगर इंटरफियर करेंगी तो यहां पर हमको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा गया है। अब मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो अगर हम वेव्स में याद करें तो हम लोग लिखते थे रूट आई मैक्स बाय रूट ओवर आई मिनिमम इज इक्वल टू रूट आई 1 प्लस रूट आई 2
डिवाइडेड बाय रूट आई वन माइनस रूट आई टू का मॉडुलस। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी के रेशियो का रिलेशन। तो एक इंटेंसिटी है 9I/64, एक है I/4, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट ओवर I/4 माइनस रूट ओवर 9I/64, सॉरी प्लस है यहाँ पे, डिवाइड बाई रूट ओवर I/4 माइनस रूट ओवर 9I/64। तो ये हो जाएगा I/4 का अगर हम रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा रूट I/2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रूट I/8, यहाँ पे आ जाएगा रूट I/2 माइनस 3/8 टाइम्स ऑफ रूट I। ठीक है, तो रूट I ऊपर नीचे से आप कैंसिल कर सकते हैं। ये 1/2 प्लस 1/8 है तो 4, और ये तो ये 5/8 आ जाएगा। ये 1/2 माइनस 3/8 था ना, एक बार चेक करते हैं। तो ये 4/8 माइनस 3/8 इज इक्वल टू 7/8 प्लस है, और ये 4/8 माइनस 3/8 मतलब 1/8, 8 कैंसिल, ये 7:1 आ गया। अब ये रूट आई मैक्स और रूट आई मिनिमम का रेशियो है, हमें आई मैक्स और आई मिनिमम चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 49:1। ठीक है, तो ये वेव जो यहाँ पर फाइनली पहुंची हैं, एक रिफ्लेक्शन इधर से और दूसरा रिफ्लेक्शन इधर से, इनके बीच में अगर इंटरफेरेंस होगा तो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 49:1 का आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने आज वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म्स पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस किए जो कि इसके ऊपर चैप्टर के ऊपर आए हुए हैं। इस तरीके से हमारा वेव ऑप्टिक्स का पार्ट खत्म होता है और अगली क्लास में हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है।